हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर 2। आज हम लेक्चर 2 जो आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज़ जीके का था उसका हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कौन से शिफ्ट का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे तो वो है 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन जो है कंप्यूटर से है। एंड मैंने पहले भी बताया कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं हम वो एक साथ कंपाइल करके अलग से कर लेंगे। यहाँ पर हम कंप्यूटर वाले अभी स्किप कर रहे हैं। ओके, कंप्यूटर के क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर टू क्या है? मोफला रिवोल्यूशन टूक प्लेस बिटवीन द ईयर। तो मोफला रिवोल्यूशन कौन कौन से ईयर में हुआ था? तो आपको ये पता होना चाहिए जो मोफला रिवोल्यूशन हुआ था ना वो केरला में हुआ था। ठीक है, एंड कौन से ईयर में हुआ था वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिवॉल्ट, यहाँ पर ईयर एंड यहाँ पर लीडर, कौन कौन से लीडर्स थे। तो देखिए पहला रिवोल्ट हम देखते हैं सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, तो ये कब हुआ था? सन्यासी रिवोल्ट 1764 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार एंड बंगाल। इसमें लीडर कौन कौन से थे? लीडर थे मंजू शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड पैका रिवोल्यूशन। तो पैका रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1817 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। लीडर कौन कौन थे? तो बख्शी जगबंधु एंड विद्याधर। ठीक है, ये लोग थे लीडर। देन थर्ड हम देखते हैं। थर्ड है अहोम रिवोल्ट। तो ये कब हुआ था? 1828 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आसाम में हुआ था। लीडर कौन कौन थे? तो थे गोमधर कुंवर थे। ठीक है, एंड फोर्थ क्या है? मोफला रिवोल्यूशन। तो ये मोफला रिवोल्यूशन कब हुआ? 1836 में हुआ। मालाबार में हुआ था। मालाबार कहाँ पर है? केरला में है। ये था हिंदू जमींदार के अगेंस्ट। ठीक है, बाय पीजेंट्स एंड अगेंस्ट था हिंदू जमींदार। ओके, देन आता है कोल म्यूटनी। कोल म्यूटनी क्यों हुआ था एंड कब हुआ था? तो कोल म्यूटनी हुआ था 1831 में। एंड कहाँ पर हुआ था ये? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहाँ पर हुआ था। एंड इसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे बुद्ध भगत। ओके, देन आते हैं हम 6 हो एंड मुंडा अपराइजिंग 1899 में हुआ था। ओके, कहाँ पर हुआ था ये? रांची झारखंड में हुआ था। रांची झारखंड। ओके, देन इसके लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। ओके, देन सेवंथ संथाल रिवोल्यूशन। तो संथाल रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1855 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजमहल हिल्स में हुआ था। एंड इसके लीडर कौन कौन थे? सिद्धू एंड कांचू। ठीक है, ये लीडर थे। देन इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? 1859 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। इसके लीडर कौन कौन थे? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। नाइन्थ, ये क्या है नाइन्थ में? ये है हमारा मोफला रिवोल्यूशन। तो मोफला रिवोल्यूशन कब हुआ था? रिवोल्यूशन हुआ था 1921 से 1922 तक हुआ था। एंड कहाँ पर हुआ था? केरला में हुआ था। एंड इसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे सैयद अली
एंड सैयद अजल। ठीक है, तो ये मोफला रिवोल्यूशन है एंड ये है मोफला अपराइजल। क्या है? अपराइजिंग। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, मोफला अपराइजिंग हुआ था 1836 में एंड मोफला रिवोल्यूशन हुआ था 1921 एंड 22 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोफला रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर? 1921 से 1922। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द साहित्य अकादमी इज हेड क्वार्टर्ड एट। कहाँ पर है साहित्य अकादमी का हेड क्वार्टर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये साहित्य अकादमी अवार्ड होता क्या है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड, तो ये क्या है? एक हाईएस्ट लिटरेचर ऑनर अवार्ड है। तो लिटरेरी में अगर कोई बहुत ही अच्छा किया होता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 12 मार्च 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, देन इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू प्रमोट लिटरेचर इन लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो इंडिया की जो लैंग्वेज है उसमें लिटरेचर को प्रमोट करना। और इस साहित्य अकादमी के अकॉर्डिंग कितने लैंग्वेजेस को इन्होंने कवर किया? तो 24 लैंग्वेजेस इन्होंने कवर किए हैं। तो ये 24 लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? 22 तो कॉन्स्टिट्यूशनल वाले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, प्लस एक इंग्लिश है एंड प्लस राजस्थानी है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस इन्होंने इसमें कवर किए हैं। देन आता है फर्स्ट अवार्ड। जो रेसिपिएंट थे वो कौन थे? किनको मिला था फर्स्ट अवार्ड? तो फर्स्ट अवार्ड रेसिपिएंट ये रहे हैं मक्खन लाल चतुर्वेदी। क्यों मिला था इनको? हिंदी के लिए मिला था, हिंदी में, हिंदी लिटरेचर के लिए मिला था इनको। एंड कब मिला था? 1955 में मिला था। देन आते हैं तो राधा कृष्णन को मिला है 1968 में फेलोशिप। तो फेलोशिप अवार्ड मिला इनको। ठीक है, देन 2024 में, जो कि रिसेंट है, ये करंट है, ये न्यूज़ में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2024 नया नया करंट न्यूज़ में है तो ये आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 2024 में किस किस को मिला है। तो 2024 में मिला है इस्टेरियन कीरे को, जो कि इंग्लिश से एसोसिएटेड है। कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। इनको क्यों मिला है? हर नोवेल, इनके नोवेल के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, इनके नोवेल का नाम क्या है? इनके नोवेल का नाम है स्पिरिट नाइट्स। ओके, देन हिंदी से किसको मिला है? ये तो इंग्लिश से एसोसिएटेड है। अब हिंदी से किसको मिला है? तो हिंदी से मिला है 2024 में ही गगन गिल को। तो ये गगन गिल जी कौन है? तो गगन गिल जी रहते हैं न्यू दिल्ली में। किधर के हैं? न्यू दिल्ली के। ओके, और क्यों मिला है इनको? इनकी पोएट्री के लिए मिला है। और इनकी पोएट्री है क्या? मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए इनको मिला है। इनकी पोएट्री है मैं जब तक आई बाहर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साहित्य अकादमी का? तो न्यू दिल्ली में है। इसका इस क्वेश्चन का आंसर न्यू दिल्ली है। देन क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? कार्ल्स लिनियस को। जो कार्ल्स लिनियस हैं वो हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, देन ये क्या थे? ही वॉज अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड इन्होंने हायरार्की सिस्टम दिया था। ओके, तो चलिए हायरार्की सिस्टम देखते हैं। तो ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये हायरार्की सिस्टम है। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्पीसीज आता है, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास,
देन फाइलम, देन किंगडम, देन डोमेन। तो ये जो हायरार्की है ये किसने दिया है? ये हायरार्की दिया है कार्ल्स लीनियस ने। कार्ल्स लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है। जैसे कि अगर जो ये एलिफेंट है इसका कॉमन नेम क्या है? एलिफेंट। अगर जो हमें साइंटिफिक नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे? लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना। तो ये जो लॉक्सोडोंटा है ये क्या है? जीनस है। एंड अफ्रीकाना क्या है? इसका स्पीसीज है। तो कौन से जीनस से है ये वो पहले लिखते हैं एंड उसके बाद स्पीसीज लिखते हैं। और लिखने का भी जो स्टाइल होता है उसमें भी देखिए, जो फर्स्ट लेटर होगा ना ये होगा बड़ा और बाकी सारे स्मॉल लेटर होंगे। ओके, तो ऐसे हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं। अब हम यहीं पर थोड़ा सा आर एच विटेकर के बारे में भी देख लेते हैं। तो आर एच विटेकर कौन थे? तो आर एच विटेकर ने क्या किया है? आर एच विटेकर जो थे उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो पहले इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 कौन कौन से किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने आर एच विटेकर जी ने दिया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं? जिन्होंने ये टेक्सोनोमिक को कैटेगराइज किया, इसका हायरार्की बताया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया, तो कौन है इनके फादर? तो कौन है? कार्ल्स लीनियस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑन विच डेट जलियांवाला बाग मार्शल टेक प्लेस? किस तारीख को जलियांवाला बाग मार्शल हुआ था? तो जलियांवाला बाग मार्शल टेक प्लेस 13 अप्रैल 1919 को। ओके, एंड इस टाइम पर वाइस रॉय कौन थे? वाइस रॉय कौन थे? कैल्म्सफोर्ड थे। ठीक है, ये थे वाइस रॉय। एंड ये हुआ कहाँ पे था? अमृतसर में। एंड इस टाइम पर ऑफिसर कौन थे? तो इवार्ड हैरी डायर थे, जिन्होंने गोली चलाने के लिए अनुमति दी थी। ओके, इनके कहने पर ही वहाँ पर फायरिंग हुआ था अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। ओके, देन इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन सा कमीशन बिठाया गया था? तो बिठाया गया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन को लीड किसने किया था? तो हंटर कमीशन को लीड किया था विलियम विल्सन हंटर ने। एंड इसी के बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। कब स्टार्ट किया था? 1920 में स्टार्ट किया था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 है लाइकन इज एन ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर। लाइकन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या मॉनिटर करता है? तो पहले हम देखते हैं ये लाइकन जो है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? तो ये फंगाई से बिलोंग करता है। एंड कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ग्रुप क्या है? थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। एंड इसका यूज़ किस में होता है? नेचुरल लिटमस पेपर बनाने में। तो ये लाइकन है, एक फंगी है, प्लस एल्गाई के साथ मिलकर के ये सिम्बायोटिक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो एल्गाई के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। ओके, एंड ये क्या मॉनिटर करने के काम आता है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में भी पर्टिकुलर कौन कौन सी गैसेज है जिसे ये मॉनिटर करता है? SO2, N2 एंड हैवी मेटल्स एंड पॉली एक्रोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पॉली एक्रोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी मॉनिटर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिस, एयर पॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि येन इज द करेंसी ऑफ। येन करेंसी है जापान की। ऐसे ही हम मालदीव्स की करेंसी का नाम बताएंगे। तो मालदीव्स की करेंसी का क्या नाम है? तो मालदीव्स की करेंसी का नाम है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया। ठीक है, देन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की करेंसी का नाम है वॉन। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम है रुपया।
इंडोनेशिया की करेंसी का नाम क्या है? रुपया। ठीक है, ऐसे ही हम अपने नेबर कंट्रीज़ की करेंसी का नाम देखेंगे। अफगानिस्तान एंड भूटान, देन चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स तो हमने पहले ही कवर कर लिया है। फिर आता है म्यांमार, अफगानी। भूटान की करेंसी का क्या नाम है? भूटान की करेंसी का नाम है भूटानी नगुल्ट्रम, भूटानी नगुल्ट्रम। देन चाइना की करेंसी का क्या नाम है? युआन, युआन नाम है। देन बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है? बांग्लादेशी टका। पाकिस्तान की करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रुपी। श्रीलंका की करेंसी का क्या नाम है? श्रीलंकन रुपी। म्यांमार का क्या नाम है? बर्मीज क्यात। नेपाल की करेंसी का क्या नाम है? नेपालीज रुपी। ओके, आपको इन सभी जो हमारे नाइबर कंट्रीज़ हैं इनके जो कैपिटल्स हैं वो आपको कमेंट में हमें बताना है। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर था जापान। येन कहाँ का है? जापान का। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है विच ऑफ द स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन से स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 168। इसके अकॉर्डिंग एक स्टेट में क्या क्या होता है? एक तो होगा हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। एंड दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ये ऑल स्टेट, हर स्टेट, सभी स्टेट में होता है। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो ओनली 6 स्टेट में ही है। ओके, देन ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये 2 यूटीज़ में भी है, 2 यूटीज़। ओके, तो वो 2 यूटी कौन कौन सी? दिल्ली है एंड पौंडुचेरी है। ठीक है, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सिर्फ जो 6 स्टेट्स में है वो कौन सी 6 स्टेट है उनका नाम? तो उनका नाम है कर्नाटका, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड बिहार। तो इन 6 राज्यों के पास ही सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली सभी राज्यों के पास है। तो आपको बताने हैं कि टोटल कितने स्टेट हैं इंडिया में एंड टोटल कितने यूटीज़ हैं। तो टोटल स्टेट है 28 एंड टोटल यूटीज़ हैं 8। ओके, तो ये जो टोटल स्टेट हैं 28, तो उसमें से सभी स्टेट के पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट के पास ही है। ओके, एंड यूटीज़ में 2 यूटी के पास, ये 8 में से सिर्फ 2 यूटीज़ के पास ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, क्लियर हुआ? वो स्टेट, ये जो 6 स्टेट हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, इन 6 के पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, बाकी बचे हुए के पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। तो जिनके पास ये दोनों हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? बाई कैमरल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ओके, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं तो इसलिए बाई कैमरल। डन। देन उसके बाद हम देखते हैं कॉम्पोजिशन, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉम्पोजिशन। तो इसका कॉम्पोजिशन किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 170 में। एंड इसके कॉम्पोजिशन के बारे में आर्टिकल नंबर 171। लेजिस्लेटिव असेंबली 170 एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल 171। यहाँ पर मैक्स एंड मिनिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 500 एंड मिनिमम कितने होने चाहिए? 60।
एंड यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड मिनिमम कितने होने चाहिए, 40। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड ऑल थिंग्स कवर। एंड अब हम देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इन गिवन स्टेट में से किसके पास है, तो हमने देखा था कि सिर्फ 6 के पास ही है, तो इन 6 में से कौन सा यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, केस 1। ठीक है, तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि व्हाट इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि हम बोलते हैं NNP। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होगा, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ टेरिटरी। तो ये इंडिया एक टेरिटरी है, अब इसके अंदर जितने भी फाइनल गुड्स प्लस सर्विस प्रोड्यूस होंगे एक गिवन टेरिटरी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, चाहे वो नेशनल्स हो चाहे वो इंटरनेशनल्स हो, वो इस एरिया में आकर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम जीडीपी बोलेंगे। अगर जो हम पूछे तो फिर जीएनपी क्या होता है, तो जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स प्लस सर्विसेज हैं वो नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो, नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो, चाहे वो हमारी कंट्री में रहकर प्रोड्यूस करें या फिर बाहर रहकर प्रोड्यूस करें, लेकिन वो हमारे नेशन के होने चाहिए, तो उसी को हम जीएनपी बोलते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एंड जीडीपी में हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते, और क्या काउंट नहीं करते, और सेकेंड हैंड गुड्स को भी काउंट नहीं करते। तो ये वाले गुड्स को हम काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो पाए, इसीलिए हम इन दो चीज़ों को काउंट नहीं करते हैं। फिर आता है एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एंड इसको क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जा रही है, तो वो जो वैल्यू घट रही है ना उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जीडीपी में से अगर जो हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, एनडीपी। इसी तरीके से एनएनपी क्या होता है, एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एनएनपी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ठीक है, रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल जीडीपी जो होता है उसको हम बेस ईयर के ऊपर काउंट करते हैं, जैसे कि 2011 को हम बेस ईयर मानते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ का रेट काउंट करते हैं। वहीं जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसको हम करंट प्राइस के ऊपर उसका रेट काउंट करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का रेट है 2011 में 5 रुपये, तो हम उस पर अभी तक कितना बढ़ा रेट उसके अकॉर्डिंग काउंट नहीं करेंगे, जब वो 5 रुपये था उसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। और नॉमिनल वाला क्या है, करंट प्राइस, तो अभी किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपीज़ है और फिर उस पर इन्फ्लेशन हुआ है, तो फिर हम उसको काउंट करेंगे नॉमिनल जीडीपी में। इसमें क्या होता है, रियल जीडीपी में रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडेड नहीं होता, इन्फ्लेशन नॉट एडेड, एंड इसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड रहता है, इन्फ्लेशन एडेड। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि ये काउंट करते हैं हम बेस ईयर पर और ये काउंट करते हैं करंट प्राइस पर। तो जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आ जाए। ओके, इरविन फिशर ने
इसको बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन। ओके, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर पूछा था कि एनएनपी क्या होता है, तो एनएनपी क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन। तो दिस वन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्राई कलर विच वॉज होस्टेड इन स्टगार्ट बाय द मैडम कामा वॉज स्मगल्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया बाय। मतलब कि जो मैडम कामा थी, इन्होंने ये जो हमारा नेशनल फ्लैग, जो ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है, उसको जर्मनी के स्टगार्ट में, स्टगार्ट कहाँ है, जर्मनी, तो यहाँ पर पहली बार इन्होंने होस्ट किया था। तो ये जो फ्लैग है उसको वहाँ से ब्रिटिश इंडिया में स्मगल करके कौन लाया था, नॉट, ये तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग स्मगलिंग है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो ये स्मगलिंग नहीं है। जर्मन से इंडिया कौन लेकर आए थे, तो ये जो मैडम कामा है 1907 में इन्होंने पहली बार ट्राई कलर फ्लैग को रिप्रेजेंट किया था, कहाँ पर, स्टगार्ट जर्मनी में, ठीक है। एंड ये जो इंदुलाल याग्निक हैं, ये स्मगल करके लेकर आए थे इसको इंडिया में, ठीक है, ट्राई कलर को। तो इसका आंसर होगा इंदुलाल याग्निक। लेकिन हम थोड़ा सा और अपने फ्लैग के बारे में जानते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा फ्लैग, इसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर आता है, सैफरन, फिर आता है वाइट, देन आता है ग्रीन, और यहाँ बीच में होता है अशोक चक्र। ओके, बीच में कौन सा होता है, अशोक चक्र होता है। तो सैफरन क्या रिप्रेजेंट करता है, सैफरन रिप्रेजेंट करता है करेज को और सेक्रीफाइस को। वहीं वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रुथ को और प्योरिटी को। एंड ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, फेथ, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ को। एंड ये जो व्हील है, बीच में जो चक्र है अशोक चक्र, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्च्यू एंड मोशन एंड द ग्रोथ। मोशन, ये जो पहिया ऐसे घूमता रहता है ना, तो मोशन, ग्रोथ, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन इसके अंदर तिलिया कितनी होती है, स्पोक्स कितने होते हैं, तो स्पोक्स होते हैं 24। ओके, देन इसका लेंथ होता है 3 एंड इसका ब्रेथ होता है 2, तो इसका रेशियो होता है 3:2। ओके, और इसको हम बोलते हैं तिरंगा, इसका नाम हमने क्या दे रखा है, तिरंगा। देन अब हम देखेंगे ये जो तिरंगा है इसको हमने पहली बार अडॉप्ट कब किया था, तो फ्लैग को, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, वॉज adopted on 22 जुलाई 1947 में। ओके, देन डिज़ाइन किसने किया था, फ्लैग डिजाइंड बाय पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया जी जो थे, इन्होंने फ्लैग को डिज़ाइन किया था। एंड इसको बनाने में किस किस चीज़ का यूज़ होता है, या तो हम खादी कपड़े का बनाते हैं फ्लैग, या फिर सिल्क का बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्लैग से रिलेटेड ऑल थिंग्स कवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंदुलाल याग्निक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक साइंसेज इन 2020। तो 2020 में इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था। तो नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर 1901 में स्टार्ट हुआ था। और नोबेल प्राइज़ को रिसीव करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया है, तो वो है मलाला यूसुफजाई। 2014 में इन्होंने लिया था नोबेल प्राइज़। एंड किस लिए इनको मिला था, पीस प्राइज़। नोबेल प्राइज़ के कुछ कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें से इनको पीस प्राइज़ वाला कैटेगरी का नोबेल प्राइज़ मिला था। अब हम देखते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज़ होता है वो दिया कहाँ पर जाता है। तो नोबेल प्राइज़ का जो पीस प्राइज़ है वो दिया जाता है नॉर्वे, ओस्लो में। एंड बाकी के जो बचे हुए नोबेल प्राइज़ होते हैं वो दिए जाते हैं सूडान के स्टॉकहोल्म में, ठीक है। अब हम नोबेल प्राइज़ की कैटेगरीज देख लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ की कैटेगरी कौन कौन सी है, एक है फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में, एंड लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में एंड पीस में। तो ये कैटेगरी हैं जिनमें लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ओके, तो 2020 में किसको दिया गया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए। अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रीसेंट किसको दिया गया है। तो रीसेंट 2024 में दिया गया है, और रीसेंट ये 2024 में नोबेल प्राइज़ किस किस फील्ड से किस किस को दिया गया है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ये कैटेगरी, ये 2024 में किस किस को मिला है वो, और अवार्ड दिया किस लिए गया है वो देखते हैं। तो पहला है फिजिक्स, फिजिक्स से मिला है जॉन जे हॉपफील्ड को। एंड दूसरा जियो फ्रे ई हिंटन को मिला है। और क्यों मिला है इनको,
इनको मिला है फॉर द फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस दैट एनेबल्स मेडिसिन लर्न विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से किसको दिया गया है? डेविड बेकर को और डेमिस हैस्बीस को एंड जॉन एम जम्पर को। ठीक है, तो डेविड बेकर को क्यों दिया गया है? क्योंकि फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, एंड फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिकेशन, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर का प्रेडिकेशन इन्होंने बताया है इन दोनों ने मिलकर, इसलिए इनको दिया गया है, और इन दोनों ने मिलकर ये बताया इसलिए इनको दिया गया है। ओके, तो ये फिजिक्स के फील्ड से हैं और ये केमिस्ट्री के। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के फील्ड से किसको दिया गया है। तो इसमें है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकुन। ठीक है, तो इनको क्यों दिया गया है? इन्होंने ऐसा क्या किया? तो इन्होंने किया है डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स होल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन है वो और माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी इन्होंने की है, तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, देन लिटरेचर में किसको दिया गया है? हैन कैंग को। हैन कैंग को दिया गया। क्यों दिया गया? तो इनका जो इंटेंस पोएटिक प्रो डैट कॉन्फ्रंट द हिस्टोरिकल ट्रोमाज एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इनका एक पोएट फ्रोज था जिसके अंदर ये ह्यूमन लाइफ के हिस्टोरिकल ट्रोमास के बारे में बताया गया है, तो इसलिए इनको इसमें नोबेल प्राइज़ मिला है। देन नोबेल प्राइज़ पीस में किसको मिला है? पीस में मिला है तो निहोन हिडेयांकी को मिला है। इनको क्यों मिला है? इनको इसलिए मिला है फॉर द एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो ये इनका अचीवमेंट क्या है? ताकि जो वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर फ्री वेपन्स का यूज़ करे। फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो कभी भी दोबारा यूज़ ना किया जाए। देन इकोनॉमिक एंड साइंसेज में किसको मिला है? इन 3 लोगों को मिला है, डैरोन एस मोंगलू, सीमोन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इन तीनों ने मिलकर के क्या किया है? फॉर द स्टडी ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। तो इन्होंने ये बताया है कि इंस्टीट्यूशंस कैसे फॉर्म होते हैं और ये कैसे हमारी प्रोस्पेरिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है वो इनिशिएटिव किसका है? तो ये है यूएन का, यूरोपियन यूनियन का। तो अब हम देखते हैं कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये फॉर्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 में ये फॉर्म हुआ था। इसमें इनिशियल कितने मेंबर्स थे? इनिशियल इसमें 6 मेंबर्स थे एंड इन मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम? इनर 6। ठीक है, देन ये मेंबर्स थे कौन कौन से? उनके नेम्स क्या क्या हैं? तो एक है बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, एंड वेस्ट जर्मनी। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स जो कि इनिशियली थे। ठीक है, अब इसमें टोटल मेंबर है 27। ठीक है, 2025 तक इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 27। जो यूके है वो अभी इसका मेंबर नहीं है। इसने कब लेफ्ट कर दिया था? 2020 में। ठीक है, इसके टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने हैं? 24 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें स्क्रिप्ट कौन कौन सी यूज़ होती हैं? लैटिन स्क्रिप्ट है, जैसे कि हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी है। ऐसे इसमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ होती है? लैटिन, ग्रीक एंड क्राइलिक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म 2020। तो ये उस टाइम पर करंट में था, न्यूज़ में था 2020, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन रिसेंटली 2024 में जो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं हमको वो पढ़ना, इससे अभी हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो 2024 में जो रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं तो वो कौन से नंबर का एडिशन था? इसका 69th एडिशन था फिल्म फेयर अवार्ड का। और ये कहाँ पर हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। ठीक है,
तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? 12th फेल को मिला, जो कि किसकी लाइफ पर बेस्ड है? IPS मनोज एंड श्रद्धा की लाइफ पर बेस्ड है। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विंधु विनोद चोपड़ा को मिला है, वो भी 12th फेल मूवी से रिलेटेड है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? लीडिंग रोल मेल का है वो, तो रणबीर कपूर हैं एनिमल मूवी से, एंड इसके डायरेक्टर कौन थे? संदीप रेड्डी वेंगा। देन बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये भी लीडिंग रोल फीमेल, ये हैं आलिया भट्ट। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी का नेम है, एंड डायरेक्टर कौन थे? करण जौहर थे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? डेविड धवन को मिला है। तो ये से रिलेटेड सारी चीज़ें जो कि 2024 से रिलेटेड है, क्योंकि अभी 2024 का ही अवार्ड मिला है। ठीक है। और जो 2025 में होगा फिल्म फेयर अवार्ड, वो कौन सा एडिशन होगा? 70th एडिशन होगा। ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था? 69th एडिशन था। बाकी हमें 2020 वाला नहीं देखना है। देन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज। तो इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? तो चलिए इन सब के बारे में हम देखते हैं। ये जो रोहिणी है, ये डेवलप कब हुआ था? डेवलप्ड बाय इसरो एंड व्हेन? 1967 में। तो ये जो रोहिणी है, ये फर्स्ट रॉकेट है। ठीक है। RH-75। देन लॉन्च कहाँ से हुआ था? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से। जो कि कहाँ पर है? केरला में है। तो आप हमें ये बताएंगे कि जितने भी रॉकेट होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन से क्यों लॉन्च किए जाते हैं, पोलर से क्यों नहीं लॉन्च किए जाते? क्योंकि अगर जो हम इक्वेटोरियल रीजन से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसमें हमको फ्यूल कम लगता है। फ्यूल कम क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल में ग्रेविटेशन कम होता है। अब ये ग्रेविटेशन कम क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे अर्थ है वो इक्वेटोरियल पर बल्ज आउट है, एंड ये जो पोल्स हैं, तो पोल्स पर ये क्या है? ऐसे चिपटी है, पोल्स पर चिपटी है, एंड इक्वेटोरियल पर थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई है। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r। तो अगर जो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा तो ये ग्रेविटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये जो इक्वेटोरियल होता है, तो इक्वेटोरियल पर ये बाहर की तरफ निकली होती है, बल्ज आउट होती है, तो यहाँ पर जो रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है। तो रेडियस ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशन कम होगा, तो ग्रेविटेशन कम होगा तो किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने में आसानी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स कम होने की वजह से इसमें फ्यूल कम लगेगा और लॉन्च करने में हमें ईजी होगा। इसीलिए ज़्यादातर रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन से ही किए जाते हैं, और जो पोल से किए जाते हैं उनमें फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है। तो ये जो रोहिणी सैटेलाइट है, ये क्या क्या स्टडी करता है? इसका प्राइमरी फंक्शन है एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। ठीक है। एंड वेदर की स्टडी करना। ठीक है। तो एंड ये इसका माइनर फंक्शन क्या है? एक कम्युनिकेशन की तरह ही भी बिहेव करता है, बट बहुत ही कम, रेयर। ठीक है। एंड ये जो एप्पल है इसरो का फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका प्राइमरी फंक्शन ही क्या है? प्राइमरी फंक्शन ही है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? तो ये एप्पल होगा। तो ये बना कब था? 1981 में बना था, एंड इट हैव मल्टीपल एक्सेस सिस्टम रेडियो नेटवर्किंग। ओके। देते हैं अदर, जैसे कि इनसेट किसके लिए होता है? फॉर टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन, वेदर, फोरकास्टिंग, इसके लिए इसका यूज़ होता है। एंड जी सेट किसके लिए यूज़ होता है?
वीडियो ब्रॉडकास्ट, डेटा ऑडियो फॉर बोथ आर्मी एंड सिविल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है द रीजन ऑफ प्लेनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज। वो जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर होता क्या है? बायोस्फीयर होता है, इसमें क्या क्या मिक्स होता है? लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में लैंड पर रहने वाले जीव, हाइड्रोस्फीयर में वाटर में रहने वाले जीव, एटमॉस्फेयर में एयर में फ्लाई करने वाले जीव। तो ये सारे मिलाकर हमारे क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। एंड ये बायोस्फीयर जो होता है इसी में लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्रायोस्फीयर, जो आइस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रायोस्फीयर। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। कौन कौन सी लेयर होती है? एक होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है। तो जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है। ओके। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि ये जो अर्थ होता है इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सन रेज को ट्रैप कर कर रखते हैं। इसकी वजह से ये अर्थ की एटमॉस्फेयर वाला जो रीजन होता है ये हीटेड रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पार्टिकल्स कम होने लगते हैं और इसी की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं ये जो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो ये जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। पोज का मतलब क्या होता है? पोज का मतलब वहीं पर रोक देना। तो यहाँ पर ये जो ट्रोपोस्फेयर जहाँ ख़त्म होता है उस जगह को बोलते हैं ट्रोपोपोज। देन आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है इसके अंदर हमें मिलता है ओजोन लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर होता है। एंड जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है इधर। देन स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मीजोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर के बीच में है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। ठीक है। एंड देन आता है मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर क्या होता है? ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होता है। इसमें जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होने लगता है। एंड ये जो मिट्योर्स होते हैं ना यहीं पर आकर बर्न आउट हो जाते हैं, जल जाते हैं और इनमें आग पकड़ लेता है। ठीक है। मीजोस्फेयर में आकर के। एंड ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होता है। ड्यू टू कॉस्मिक डस्ट ये जो मिट्योर्स होते हैं वो बर्न होने लगते हैं। ठीक है। देन आता है थर्मोस्फेयर। तो जो थर्मोस्फेयर होता है और मीजोस्फेयर होता है इसके बीच का जो लेयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोपोज। इसको क्या बोलते हैं? मीजोपोज बोलते हैं। थर्मोस्फेयर को ही हम आइनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं और आयंस की वजह से ही जैसे ही हम थर्मोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज़ होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है और इन आयंस की वजह से ऊपर ज़्यादा हमको हीट देखने को मिलता है एंड टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। तो ये होता है थर्मोस्फेयर। ठीक है। देन थर्मोस्फेयर के बाद आता है एक्सोस्फेयर एंड यहाँ पर हमारा एटमोसफेयर ख़त्म हो जाता है। तो इसके और इसके बीच में क्या पड़ता है? एक एक्सोबेस पड़ता है। ठीक है। और यहीं पर हमारी स्पेसशिप जाती हैं। थर्मोस्फेयर तक हमारी सैटेलाइट्स जाती हैं एंड स्ट्रेटोस्फेयर तक एरोप्लेन जाती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर तक। ठीक है। एंड ये जो मीजोस्फेयर है यहाँ पर मिटियोर्स पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये एटमोसफेयर के सारे लेयर्स क्लियर हो गए होंगे। एंड तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर था? बायोस्फेयर। देन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज एसोसिएटेड विद ओनली म्यूजिक। तो इनमें से कौन कौन सा अवार्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से एसोसिएटेड है? तो चलिए देखते हैं। जो ग्रैमी होता है, ग्रैमी फर्स्ट बार इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1957 में। ये किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। कौन देता है ये? गिवन बाय यूएस। ठीक है। एंड टैगोर अवार्ड जो है वो कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। एंड
ये क्यों दिया जाता है? कंट्रीब्यूशन इन कल्चरल हार्मनी। तो जिनका कंट्रीब्यूशन कल्चरल हार्मनी में होता है उनको ही ये टैगोर अवार्ड दिया जाता है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। 150th बर्थडे जो था रविंद्रनाथ टैगोर का, तो उसी उपलक्ष्य में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। देन आते हैं ऑस्कर पर। तो ऑस्कर भी कौन देता है? किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है पिक्चर आर्ट एंड साइंस के फील्ड में। एंड किसमें दिया जाता है? हॉलीवुड में दिया जाता है। एंड ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कीन्स क्या है? कीन्स है फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो इसमें पूछा था कि ओनली इन म्यूजिक, इसमें से कौन सा है जो सिर्फ म्यूजिक में दिया जाता है? तो कौन सा है म्यूजिक में? ग्रैमी अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नॉन एज। तो जो सरफेस सन का ग्लोइंग सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? ये सन है हमारा, और इसमें सन की लेयर कौन कौन सी होती हैं? तो सन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है कोरोना। उसके बाद आता है फोटोस्फेयर। ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये सन स्पॉट्स हैं। ये क्रोमोस्फेयर है। देन कोरोनल होल है यहाँ पर ऐसे। एंड ये जो बीच वाला रीजन होता है ना, इसको कोर बोलते हैं। एंड ये जो वेव्स निकल रही हैं ये रेडिएटिव जोन है। एंड कन्वेक्शनल जोन है ये। ऐसे ही अर्थ में भी कन्वेक्शन जोन होता है। एक कन्वेक्शन जोन होता है जहाँ से अर्थ की प्लेट धंस रही होती है, और बीच में से जहाँ से लावा निकल रहा होता है, कन्वेक्शन जोन वहीं पर क्रिएट होता है। यहाँ पर 2 कन्वेक्शन जोन होते हैं। एंड यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होता है और यहाँ से लावा निकल रहा होता है। एंड ये अर्थ होती है और यहाँ पर ये प्लेट धंस रही होती हैं। ठीक है, ऐसे होता है अर्थ में। और यहाँ पर भी ऐसे ही थोड़े से कन्वेक्शन जोन देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाले जोन जो हैं ये कन्वेक्शन जोन है। देन प्रोमिनेंस, जहाँ पर ये ब्लास्ट हो रहे हैं, ऐसे विस्फोट होता रहता है रह रहकर। तो चलिए लेयर्स के बारे में देखते हैं। तो लेयर्स क्या है? इनर मोस्ट मैंने आपको दिखाया, कोर है। सन का जो इनर मोस्ट पार्ट था ये क्या था? कोर था। देन रेडिएटिव जोन, तो इसका मतलब होता है वेव एनर्जी। यहाँ पर हमने आपको दिखाया जहाँ पर ये रेडिएट कर रहे हैं, तो ये वाला जो रीजन होता है ये रेडिएटिव जोन होता है। और यहाँ पर कैरिड बाय फोटोन्स ऑफ थर्मल रेडिएशन, तो ये थर्मल रेडिएशन होता है, किसकी वजह से होता है? फोटोन्स की वजह से होता है। देन कन्वेक्शन जोन, देन हमने आपको दिखाया ये वाला जो जोन है ये कन्वेक्शन जोन होता है। उसके बाद इट इज़ द मोस्ट नेम आफ्टर डोमिनेट मोड ऑफ एनर्जी फ्लो इन दिस लेयर। यहाँ पर क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर क्या है? ये वाला फोटोस्फेयर है। तो फोटोस्फेयर क्या होता है? बाउंड्री बिटवीन सन इंटीरियर एंड द सोलर एटमोसफेयर को हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये ग्लो करता है, यही ज़्यादा चमकता है। ठीक है, तो फोटोस्फेयर क्या है? फोटोस्फेयर है सन के इंटीरियर और सोलर एटमॉस्फेयर के बीच की बाउंड्री। क्रोमोस्फेयर क्या होता है? जैसे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ऐसे ही सन के एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। एंड इट अपीयर्स ब्राइट रेड व्हेन व्यू ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। जब सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो उस टाइम पर जो हमें दिखता है ना ब्राइट रेड कलर का, तो वो कौन सी लेयर दिखती है हमें? सन की क्रोमोस्फेयर दिखता है। ठीक है, एंड विजिबल सरफेस ऑफ सन, और यही विजिबल सरफेस है सन का जो कि हमें दिखता है। उसके बाद कोरोना, कोरोना क्या है? कोरोना जो है अपर मोस्ट पोर्शन है सन के एटमॉस्फेयर का, जो अपर मोस्ट पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। एंड इज सरप्राइजिंगली मोर होटर देन सन सरफेस। तो ये जो कोरोना होता है ना, ये सन के सरफेस से भी ज़्यादा हॉट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोटोस्फेयर। ठीक है, कौन ग्लो करता है? फोटोस्फेयर ग्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि 49th पैरेलल लाइन ऑफ बाउंड्री इन बिटवीन, किसके बीच में ये 49 पैरेलल ऑफ लाइन बाउंड्री आती है? तो इसको करने से पहले हम ये देखते हैं इंडिया किस किस कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और उनको क्या क्या बोला जाता है। तो ये है इंडिया, और यहाँ पर ये वाला जो लाइन है, यहाँ पर तो लाइन है ये जो छोटा सा, तो ये क्या है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का लाइन है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डूरेंट लाइन बोलते हैं। डूरेंट
लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ग्रीन वाली लाइन जा रही है ये, और यहाँ पर ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये वाली लाइन है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ओके। एंड इंडिया और भूटान के बीच में जो है वो इंडो भूटान है। एंड चाइना और इंडिया के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं, ओके। देन इंडिया और म्यांमार की लाइन को बोलते हैं इंडो म्यांमार। एंड ये वाली लाइन जो होती है ये इंडो नेपाल है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है? पॉल्क स्टेट है, ओके। देन मालदीव्स और इंडिया किससे अलग होते हैं? 8 डिग्री चैनल से, ठीक है। ये इंडिया का हमने देख लिया। इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। और जो इंडिया है अपना सबसे ज़्यादा सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी है? रेड क्लिफ है इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश के बीच में। मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना। मैगिनोट लाइन है जर्मनी फ्रांस। ब्लू लाइन है लेबनान एंड इसराइल। ग्रीन लाइन एंड अटीला लाइन है क्राइपस एंड तुर्की के बीच में। मैनी हेरेम लाइन है रशिया एंड फिनलैंड के बीच में। डूरेंट लाइन है इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। हिंडबर्ग लाइन है पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में। 17th पैरेलल है नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में। 20th पैरेलल है सूडान एंड लीबिया के बीच में। 22nd पैरेलल है सूडान एंड इजिप्ट के बीच में। 25th पैरेलल है मॉरिटानिया एंड माली के बीच में। 31st पैरेलल लाइन है ईरान एंड इराक के बीच में। 38th पैरेलल लाइन है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में। 49th पैरेलल लाइन है यूएसए एंड कनाडा के बीच में। यही हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है। देन 24th पैरेलल लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। एंड सीज फायर्ड लाइन है फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 49th पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है? तो यूएसए एंड कनाडा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20, तो जलियांवाला बाग मार्शल टुक प्लेस ड्यूरिंग टर्म्स वाइसरॉय। किस वाइसरॉय के टाइम पर जलियांवाला बाग मार्शल हुआ था? तो अभी हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 के आसपास या क्वेश्चन नंबर 5 में ही देखा था कि उसमें पूरा मैंने डिटेल में जलियांवाला बाग के बारे में बताया था। उसमें अभी आपने पढ़ा था तो क्या आप बताइए कमेंट में। अभी जस्ट हमने पढ़ा है तो आपको कितना याद है कि जलियांवाला बाग मार्शल में कौन से वाइसरॉय थे? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो कौन से थे? लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, हु एमंग द फॉलोइंग इज फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। इनमें से कौन है जो फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं? इनको हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ये जो 4 नेम्स दिए हैं ये कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं और उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से और भी कौन कौन रिलेटेड हैं ये हम ट्रिक्स के साथ लर्न करेंगे यहीं पर, ठीक है। तो संतूर के लिए हमारा ट्रिक रहेगा संतूर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए हमारा ट्रिक है राहुल उल्लासित होकर शिव के सुंदर भजन गा रहा था, ठीक है। तो राहुल से होगा राहुल शर्मा जो कि ये एक संतूर वादक हैं। उल्लासित की उल्लास से होगा उल्लास बपत। शिव से होगा
शिव कुमार शर्मा, सुंदर से हम याद रख सकते हैं संतूर, ठीक है। एंड भजन से होगा भजन सपोरी, ठीक है। ये भजन सपोरी कहाँ से है? कश्मीर से। संतूर कौन सी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है? ये तो पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। इसको हम तंतु वाद्य यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है, तंतु वाद्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शिव कुमार शर्मा। अब हम देखते हैं ये तीनों कौन कौन से रिलेटेड हैं और इनके लिए हम क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो ये साजिद हुसैन जो हैं, सादत हुसैन है, ये फ्लूट से रिलेटेड है। कौन से रिलेटेड है? फ्लूट से रिलेटेड है। तो फ्लूट के लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे? राजेंद्र प्रसन्न होकर हरि प्रसाद की बजाय, मतलब हरि के प्रसाद की बजाय सजा हुआ पान खा लिया। राजेंद्र प्रसन्न होकर हरि प्रसाद के बजाय सजा हुआ पान खा लिया। लोग राजेंद्र के कुल को फूट फूट कर दोष देने लगे। राजेंद्र प्रसन्न से होगा राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है। हरि प्रसाद से होगा हरि प्रसाद चौरसिया। सजा हुआ से होगा सजद हुसैन। पान से होगा पन्ना लाल घोष। राजेंद्र के कुल से होगा राजेंद्र कुल करनी। फ्लूट से फूट फूट कर होगा फ्लूट। तो आई होप ये वाला आपको ट्रिक अच्छा लगा हो। तो निखिल बनर्जी किससे बिलोंग करते हैं? तो हम सितार का ट्रिक देखेंगे। तो सितार के लिए हमारा ट्रिक क्या रहेगा? सितार के लिए ट्रिक होगा रवि अपनी बेटी अनुष्का के साथ विलायत जाने के लिए इमारत से निकले। सदा की तरह वे सितार एंड बुद्धा की मूर्ति आदि भी साथ ले गए। रास्ते में अरविंद हरे शंकर हरे शंकर हरे शंकर करते हुए भटक रहे थे। भटक रहे थे बेचारे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक को। रवि से होगा पंडित रविशंकर। अनुष्का से होगा अनुष्का शंकर, जो कि इनकी बेटी थी रविशंकर की।
विलायत से होगा विलायत खान। इमारत से होगा इमरात खान। निकले से होगा निखिल बनर्जी। सदा से होगा शाहिद परवेज। सदा की तरह सीता से हो सितार। सितार से होगा सितार। बुद्धा से होगा बुद्धा की मूर्ति आदि से होगा बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है। उसके बाद अरविंद से होगा अरविंद पारीख। हरिशंकर से होगा हरशंकर भट्टाचार्य। हरे शंकर करके भटक रहे थे से होगा हरशंकर भट्टाचार्य। तो ये जो सितार था इसमें क्या था, रविशंकर अपनी बेटी अनुष्का के साथ विलायत जाने के लिए इमारत से निकले। सदा की तरह वे सितार और बुद्धा आदि की मूर्ति भी साथ ले गए। रास्ते में अरविंद हरे कृष्णा करके भटक रहे थे बेचारे। तो रवि से हो गया रविशंकर, अनुष्का से हो गया अनुष्का शंकर, विलायत से विलायत खान, इमारत से इमरात खान, निकले से निखिल बनर्जी, सदा से शाहिद परवेज एंड सितार से सितार, ताकि इसके अंदर सितार रहेगा तो हमें याद रहेगा कि हाँ ये ट्रिक है किसका, सितार का है कि किसी और का है। बुद्धा से बुद्धा आदि की मूर्ति से बुद्धा आदित्य, अरविंद से अरविंद पारिक एंड हरे शंकर करते हुए भटक रहे थे बेचारे से होगा हरिशंकर भट्टाचार्य। ठीक है। तो उस्ताद बिंदा खान किससे बिलोंग करते हैं? ये हैं सारंगी प्लेयर। सारंगी का ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है बुद्धू सुल्तान बिना दिमाग लगाए उत्साह में सब्जी लेकर ठाकुर से लड़ने गया। उसने राम का नारा लगाकर अद्भुत लात मारी। इसे सारे रंग दिख गए। तो क्या है ट्रिक? बुद्धू सुल्तान बिना दिमाग लगाए उत्साह में आकर सब्जी लेकर लड़ने गया और फिर उसने सब्जी लेकर ठाकुर से लड़ने गया और ठाकुर ने मतलब कि उस ठाकुर ने राम का नारा लगाकर अद्भुत लात मारी और इसको सारे रंग दिख गया। तो यहाँ पर बुद्धू से क्या है? बुद्धू से है बुंदू खान। ठीक है। सुल्तान से है उस्ताद सुल्तान खान। उस्ताद सुल्तान खान। बिना से है बिंदा खान। उस्ताद बिंदा खान। ये उत्साह का मतलब उस्ताद, जो कि सबके पहले उस्ताद लग रहा है वो उस्ताद। ठीक है। सब्जी से है उस्ताद सबरी खान। ठाकुर से है साकुर खान। राम का नारा से है राम नारायण। अद्भुत लात मारी से है अब्दुल लतीफ खान। सारे रंग दिख कैसे है सारंगी। तो ये हो गया हमारे सारे ट्रिक्स कंप्लीट। अगर जो आप चाहते हैं कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इन पर, तो ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसको विद ट्रिक्स हम एक वीडियो बनाकर लाएं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो हम ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाकर लाएंगे। ठीक है।
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ट्रिक पर, कि ट्रिक के साथ हम कैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विद। तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये क्या एक्सप्लेन करती है? ये रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस, टाइम एंड मोशन। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर ये जो E है वो एनर्जी है, m इज फॉर मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसके द्वारा दिया गया है? बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। कब दिया गया था? 1905 में। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में, एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये इन्होंने दिया था 1916 में। और ये क्या थे? ये थे एक जर्मन फिजिशियन। ये थे जर्मन फिजिस्ट। इनको 1922 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। किस लिए? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, देन ये रॉन्टंग जो हैं इन्होंने डिस्कवर किया था, एक्सरे की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1895 में किया था। एंड ये क्या है? ये भी जर्मन फिजिस्ट हैं। आपको बताना है कि न्यूटन्स ने कौन कौन से लॉज दिए थे। न्यूटन के जो 3 लॉज हैं ना वो कौन कौन से हैं, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23। विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशन ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पेट्रोल से। ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिशिस से। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? लेदर से। गोल्ड रिवोल्यूशन फ्रूट एंड हनी से। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन से। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइज़र से। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, पिंक रिवोल्यूशन अनियन से। रेड रिवोल्यूशन मीट एंड टमाटो से। सिल्वर रिवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री से। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड से। एंड ग्रीन रिवोल्यूशन ऑल ओवर डेवलपमेंट से। एवरग्रीन ऑल ओवर डेवलपमेंट से। तो अब बताइए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? ग्रीन एंड ग्रे दोनों के फादर हैं, तो वो कौन है? MS स्वामी नाथन जी। एक और चीज़, ये अभी करंट में है। करंट में इनको 2024 में करंट अफेयर्स में ये क्यों है? इनका नाम करंट अफेयर्स में क्यों है? क्योंकि 2024 में इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम, इन्होंने क्या क्या किए हैं और इनको कब भारत रत्न मिला है। 2024 में है, 24 में मिला है, तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, देन फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कौन है? तो ये है वर्गीज कुरियन। देन फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है? तो ये हैं मीर पाक टूटेज।
अब आपको बताना है कि ये तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन फॉर इंडिया थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड के कौन है? नॉर्मन बोरलैग। तो ये नॉर्मन बोरलैग जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन से सारी चीज़ें हमने कवर की। तो फर्टिलाइजर के लिए कौन सा कलर होता है रिवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर के लिए? तो वो होता है ग्रे कलर, ठीक है। ये रहा। देन क्वेश्चन नंबर 24, हु फॉर्ड द बैटल ऑफ पलासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बैटल ऑफ पलासी किसने लड़ा था? तो बैटल ऑफ पलासी, ये जो बैटल ऑफ पलासी है ये हुआ कब था? 1757 में हुआ था, ठीक है। और ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़े थे? ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव। एंड इंडियंस में कौन थे जो लड़े थे? तो ये थे बंगाल के नवाब। क्या नाम था इनका? बंगाल के नवाब का क्या नाम था? सिराजुद्दौला। ये लड़े थे बैटल ऑफ पलासी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश जो है इनकी, ये जीत गए थे। और ये जीतने के बाद इन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बनाया, ओके। फिर मीर जाफ़र ने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो नीदरलैंड वाले थे उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया था। इसकी वजह से फिर ब्रिटिश ने इनको हटा करके इनकी जगह इनके बेटे को मीर कासिम को नया नवाब बना दिया था। उसके बाद जो बैटल ऑफ होता है बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? 1764 में होता है। और इसमें ब्रिटिश की तरफ से कौन होते हैं? मुनरो लीड करते हैं। एंड इंडियंस कौन कौन होते हैं? मीर कासिम होते हैं, शाह आलम टू होते हैं, एंड सुजा उद दौला होते हैं। ये थे सिराजुद्दौला और ये हैं सुजाउद्दौला। तो ये तीनों मिल करके ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या लड़ते हैं? बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं। और मुनरो, जो ब्रिटिश की तरफ से मुनरो होता है वो लीड करता है। एंड ब्रिटिश यहाँ पर भी जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बैटल जो कि बंगाल के नवाब्स की तरफ से लड़े गए थे, बंगाल के बैटल हो गए। और ये बैटल किस पर ख़त्म होता है? बैटल ऑफ इलाहाबाद की ट्रीटी पर ये ख़त्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिराजुद्दौला। और ये मीर जाफ़र, पता चला मीर जाफ़र कौन थे? मीर जाफ़र जो सुजाउद्दौला के बाद जिनको अंग्रेज़ों ने नवाब बनाया वो थे मीर जाफ़र। फिर मीर जाफ़र को हटाकर इन्होंने मीर कासिम को बनाया। फिर मीर कासिम ने भी इनके खिलाफ लड़ाई कर ली, बैटल ऑफ बक्सर। देन उसके बाद से इन लोगों ने इलाहाबाद की ट्रीटी कराई। और यहीं पर इन्होंने दीवानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इजारेदारी सिस्टम को यहीं पर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। टीपू सुल्तान कौन थे? इस टीपू सुल्तान को और क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है, ठीक है। तो एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी, एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट वॉर हुआ था एंग्लो मैसूर फर्स्ट वॉर हुआ था 1767 में, 1769 तक चला था। सेकंड हुआ था 1780 से 1784 तक चला था। थर्ड था 1790 से 1792 तक चला था। एंड फोर्थ था 1798 से 1799 तक। तो फर्स्ट किसने लड़ा था? फर्स्ट लड़ा था हैदर अली ने। और ये जीत भी गए थे। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। और ये एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास से, ठीक है। देन आते हैं टीपू सुल्तान। एंड
टीपू सुल्तान, इस वाले वॉर में कौन लड़े थे? टीपू सुल्तान। एंड टीपू सुल्तान यहाँ पर जीत गए थे। एंड ये वॉर किससे ख़त्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। देन थर्ड वाला हुआ, तो थर्ड में कौन थे? टीपू सुल्तान थे। और यहाँ पर टीपू सुल्तान की हो गई हार। और कौन जीता? ब्रिटिशर्स जीत गए। एंड ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है, ये अंग्रेज़ों और मैसूर के राजा के बीच में हुआ है। मैसूर के यहाँ पर पड़ता है, केरला में, ठीक है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान की हार हो गई और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से ख़त्म हुआ। एंड देन इसके बाद फोर्थ एंग्लो वॉर हुआ, उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। टीपू सुल्तान की हो गई डेथ एंड ब्रिटिशर्स जीत गए। तो ऐसे इन्होंने मैसूर को भी 1799 में मैसूर भी इनके अंडर आ गया था, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना है कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस जो होता है, सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस जो होता है एक पॉलिसी होती थी ब्रिटिशर्स की, जिसके अकॉर्डिंग ये जो ब्रिटिशर्स होते थे, ये राजाओं को फोर्स करते थे कि इनके सैनिकों को ये रखें। अपनी अलग से कोई भी आर्मी या फोर्स इनको राजाओं को रखने की अनुमति नहीं थी। ब्रिटिश फोर्स को ही राजा रख सकते थे, ठीक है। ये दिया किसने था? वेलेज़ली ने दिया था। तो सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले अडॉप्ट किया था हैदराबाद ने। कब किया था? 1798 में। फिर किया मैसूर ने, क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ हो गई उसके बाद 1799 में, ये भी इनके अंडर आ गया। फिर टेंजोर ने कब किया? 1799 में। देन अवध ने 801 में किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आता है पेशावर ने किया था 1802 में किया था, और ये 1801 में किया था इन्होंने। अब आपको बताना है कि किसने बोला था कि अवध इज़ लाइक अ चेरी। किस ब्रिटिशर ने बोला था कि अवध इज़ लाइक अ चेरी, जो कि अभी ब्रिटिशर्स के माउथ में गिरने ही वाला है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। सिराजुद्दौला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, जिनका क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे कि वेलोसिटी में लेते हैं हम, तो वेलोसिटी में आप देखें तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, प्लस ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके पास डायरेक्शन भी है। ऐसे ही अगर हम वेट को देखेंगे तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, और वेट किधर को लगता है? ग्रेविटी के डायरेक्शन में वेट लगता है। ग्रेविटी ना हो, अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए तो वेट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में लगता है। तो इससे हमें पता चला कि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि यहाँ पर स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अर्थ पर मास होता है इंसान का, वो मास मून पर भी सेम रहता है, लेकिन जो वेट होता है अर्थ पर, वो वेट 1/6 हो जाता है मून पर जाने के बाद, ठीक है। देन वॉल्यूम, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड फ्रिक्शन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर क्या होगा? मास के पास मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। फोर्स के पास डायरेक्शन होता है। फोर्स के पास डायरेक्शन कैसे होता है? ये है, जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे होते हैं तो ये चीज़ इधर को मूव करेगी। तो इधर हमने फोर्स लगाया तो ये चीज़ इधर मूव की, तो ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। एंड मोमेंटम होता है जब दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं। तो ये अगर जो दो चीज़ें टकराएंगी तो इन पे मैग्नीट्यूड तो है ही इनके पास अपना, लेकिन जब ये टकराएंगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगी, तो ये भी क्या हो गया? वेक्टर। देन आता है वेलोसिटी में भी क्या होता है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, तो ये भी वेक्टर। तो यही बचता है एक स्केलर क्वांटिटी। देन आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को किया कांस्टेंट, तो क्या बचा? प्रेशर एंड वॉल्यूम बचा। तो जब हम प्रेशर ऑफ गैस को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, एज्यूमिंग द कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। अगर जो टेम्परेचर को कांस्टेंट और मास को कांस्टेंट हम पकड़ लेते हैं, तो अगर जो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर जो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो वॉल्यूम था ये इतने में सिमट कर रह गया। वॉल्यूम क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज़, वॉल्यूम डिक्रीज़। यहाँ पर हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो वॉल्यूम क्या हुआ? और फैल गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये कौन से लॉ से पता चलता है? ये है बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बॉयल्स लॉ। अब हम ये लॉज भी एक बार देख लेते हैं। तो आता है ये लुसेक्स लॉ। तो यहाँ पर अगर जो हम मास एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, कांस्टेंट क्या है? मास एंड वॉल्यूम अगर जो हम कांस्टेंट पकड़ रहे हैं तो जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर जो हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज़ एज टेम्परेचर इंक्रीज़। जैसे कि यहाँ पर आपने एक पतीले में पानी रखा है, ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया है और नीचे से आप फ्लेम ऑन करके छोड़ दिए हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी जब भी किचन में आप अपने मदर के साथ होते होंगे या फिर खुद से भी कभी देखा होगा कि जब भी हम पानी या कुछ उबाल रहे होते हैं तो जब अंदर ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है तो ये जो ढक्कन होता है ना, ये अपने आप ही गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, नीचे से टेम्परेचर इसको मिल रहा है, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इस पर प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर की वजह से ये ढक्कन गिर जाता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लो है चार्ल्स लो। चार्ल्स लो क्या होता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। तो ये क्या होता है? वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम हल्का फ्लेम ऑन करेंगे और कम आंच पर हम किसी भी बर्तन में पानी को उबालेंगे तो वहाँ पर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर हमने कम फ्लेम पर उबाला है, पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, तो जो पानी होगा ना उसके मॉलिक्यूल्स हीट कम होंगे। ठीक है, वहीं पर अगर जो हम हाई फ्लेम पर किसी लिक्विड को उबालते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हीटअप होंगे और एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। तो जब एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो अगर जो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। एंड यहाँ पर जब हम टेम्परेचर कम रख रहे हैं तब वॉल्यूम भी कम रहेगा। ठीक है, तो चार्ल्स लो के अकॉर्डिंग क्या होता है? वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, अगर जो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। तो यही लॉज जो हैं हमको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद जब हम साइंस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे ना, तो साइंस की सीरीज़ में चैप्टर वाइज जब करते जाएंगे तो उसमें मैं आपको सारे लॉज को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 27 है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड। तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन दो बार आया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। विच नेशन हैज़ होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स किसने होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम को? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम है, तो कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट कब हुआ था? इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1930 में। एंड कहाँ पर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम? तो ये हुआ था हैमिल्टन, कनाडा में। एंड 2022 में ये कहाँ पर हुआ था? यूके में। ये कितने साल के गैप पर होता है? 4 ईयर के गैप पर होता है, हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, एंड ये जो पर अपकमिंग जो 2026 में ये गेम प्ले किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम, तो ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा, ये भी कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एंड ये 23rd एडिशन होगा इसका। 2022 में था, ये था 22nd एडिशन।
जो 21st एडिशन था इसका 2018 में जो हुआ था, वो हुआ था गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ओके। एंड इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है कॉमनवेल्थ गेम में, जो 2022 में हुआ था उसमें। तो 2022 में इंडिया की परफॉर्मेंस क्या थी? तो इंडिया ने टोटल मेडल लिए थे 61, उसमें से गोल्ड के कितने थे? 22, सिल्वर कितने थे? 16 एंड ब्रॉन्ज कितने थे? 23। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि 5 बार सबसे ज़्यादा टाइम्स ये कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट कर चुका है। तो ये जो डाटा है वो 2020 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। तो 2000 अकॉर्डिंग ये 5 टाइम, और अगर जो 2026 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये टोटल 6 टाइम होस्ट कर चुका है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। एंड इससे हमने क्या ऐड किया था? 42nd वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम पॉइंट्स ऐड किए थे और यहाँ पर हमने मैक्सिमम पॉइंट रिवेल किए थे। ओके। देन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और इससे हमने क्या ऐड किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इससे ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। इससे ही ऐड हुआ था कि जो चिल्ड्रन का एजुकेशन कंपलसरी है वो 6 to 14 ईयर्स है, जो कि कंपलसरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इसी से ऐड हुआ था राइट टू एजुकेशन। एंड इससे ऐड और क्या हुआ था? 11th फंडामेंटल ड्यूटी। देन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और इससे जो यूटी है हमारी दिल्ली को क्या मिला था? स्पेशल स्टेटस मिला था, स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल। ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूछे थे, इन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें से कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? हार्ट होता है, आर्टरीज होती हैं, विंस होते हैं, ब्लड होता है। तो इसमें ब्लड भी होता है, आर्टरीज भी होती हैं, हार्ट भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। तो यही होगा इसका आंसर। तो देखिए क्या होता है, इधर से एंड इधर से ब्लड हमारे हार्ट में एंटर होता है, डीऑक्सीजनेटेड CO2 कैरी किया हुआ ब्लड इधर हार्ट में जाता है। एंड जब ये हार्ट इधर से पंप करता है तो ये जाती हैं हमारे लंग्स के पास। एंड लंग्स में क्या होता है? एल्वेलाई के पास जा कर के डिफ्यूज़न के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एल्वेलाई के अंदर चले जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से हार्ट के अंदर आता है। एंड यहाँ पर आने के बाद हार्ट इसको पंप करता है, तो ये अओर्टा के अंदर जाता है। यहाँ से जाता जाता ये वापस से हमारे ये टिश्यूज़ के पास जाता है। ये सर्कुलेशन चलता ही रहता है, एक यहाँ पर हुआ और एक यहाँ पर हुआ, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, इसी चैनल पर है, भले ही वो 10th साइंस का है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर वीडियो बनाया है मैंने। थोड़ा पुराना वीडियो है लेकिन उसके अंदर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हार्ट कैसे पंप करता है, फिर टिश्यूज़ के पास कैसे जाते हैं, फिर कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार आप जाकर वहाँ पर देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए किसने पहली बार आइडिया दिया था? तो इसका आंसर होगा एम एन रॉय, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका आइडिया फर्स्ट टाइम दिया था 1934 में एम एन रॉय ने, एंड 1935 में कांग्रेस ने इस बात को उठाया था, एंड 1936 में जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने लखनऊ सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। ठीक है, 1940 में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ब्रिटिश के द्वारा इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था। कांग्रेस ने एंड मुस्लिम्स ने दोनों ने ही इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये अलग एक नेशन बनाना चाहते थे, पाकिस्तान, एंड कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि अब इनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं चाहिए थी, अब इनको पूर्ण स्वराज चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है द डिजीज रिलेटेड टू एप्पल इज नॉन एज। जो डिजीज एप्पल से रिलेटेड है उसका नाम क्या है? फायर बिलाइट डिजीज, ये वाला। तो ये एक कॉमन डिजीज़ है, वेरी डिस्ट्रक्टिव बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये अपीयर किस किस में होता है? एप्पल्स में होता है और पीयर्स में होता है। कौन से बैक्टीरियम के कारण ये होता है? बैक्टीरियम इरविनिया एमिलोवोरा की वजह से ये डिजीज़ होता है, और ये डिजीज़ किल कर देता है पूरे के पूरे फ्रूट को, पूरे फ्रूट की ब्रांच, ये पूरा का पूरा मतलब कि ट्री का जो फ्रूट होता है, ब्रांच हो या कोई भी चीज़ हो, पूरा एंटायरली ट्री को ही ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये होता कब है? मेनली स्प्रिंग सीजन में होता है, और इसके लिए जो टेम्परेचर फेवरेबल होता है वो होता है 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, एंड ये क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो रेन, हैवी ड्यू और हाई ह्यूमिडिटी इस डिजीज़ को, इस इन्फेक्शन को और ज़्यादा फैला देती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड में है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में है? तो ये चार जो नेम्स दे रखे हैं इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में हम एक बार देखते हैं। तो ये जो टेहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स है ये उत्तराखंड में है, एंड टेहरी डिस्ट्रिक्ट में है, एंड कब स्टार्ट हुआ था बनना? 1978 में, और एंड कब हुआ? 2006 में, एंड ये भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कर्नाटका में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्टार्ट कब हुआ था ये बनना? 1964 में बना था, एंड ये कौन से रिवर पे है? तो ये सारावती रिवर पर ही बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया का, एंड कब बना है ये? 1954 से 1962 तक, एंड ये कौन से रिवर पर बना है? कोयना रिवर पर ही बना हुआ है। देन नेक्स्ट है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एंड ये स्टार्ट कब हुआ था? 1994 में बना, एंड कौन से रिवर पर है? ये रावी रिवर पर है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय। तो किसने पहली बार इंडिया का नेशनल इनकम काउंट किया था? तो ये है हमारे दादा भाई नौरोजी जी, एंड इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम बताई थी वो कितनी थी? वो थी 20 रुपये, एंड पहली बार ये काउंट हुआ कब था? 1867-68। ठीक है, देन
ये जो दादा भाई नौरोजी जी हैं, इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल। एंड इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? ड्रेन थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, जन शिक्षण संस्थान जो कि है JSS ऑपरेट्स अंडर द एजेस ऑफ। तो किसके अंडर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये आता है। इसका आंसर ये है। ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1967 में। 1967 में लॉन्च हुआ था। एंड मेनली ये कहाँ पर हुआ था? रूरल एंड रिमोट सेंसिटिव एरिया में, रिमोट सेंसिंग एरियाज में ये हुआ था। और क्यों हुआ था? एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन। जो ये गोल गुम्बज है ये कहाँ पर लोकेटेड है? विजयपुरा, कर्नाटका में। कर्नाटका में और कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जो लोकेटेड हैं? तो वो है लाल बाग और मैसूर प्लेसेस, मैसूर पैलेस और है लॉर्ड गोमतेश्वर जी का स्टैच्यू। एंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका। मॉन्यूमेंट्स हैं तो ये है हवा महल, जयगढ़ महल, जयगढ़ फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट, लेक पैलेस, मेहरनगढ़ फोर्ट एंड और नहरगढ़ फोर्ट। तो ये सब राजस्थान में लोकेटेड है। अब देखते हैं गुजरात में कौन कौन से हैं। तो गुजरात में है रानी की वाव, लक्ष्मी विलास पैलेस, हाजी पीर दरगाह। देन क्वेश्चन नंबर 37, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कमेंस्ड इन। तो इंडिया का जो फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। तो आपको बताना है कि इंडिया में टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं? तो टोटल पावर प्लांट हैं 8। एंड टोटल रिएक्टर्स कितने हैं? टोटल रिएक्टर्स हैं 24। एंड फर्स्ट रिएक्टर का नाम है अप्सरा। एंड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन। ठीक है, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1969 में। लार्जेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है? लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडलकुलम। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सबसे पहला तारापुर महाराष्ट्र, दूसरा कुंडलकुलम जो रशिया की हेल्प से इंडिया ने बनाया था, तमिलनाडु में है। कपालकम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटका में, खाकरापारा गुजरात में, जैतपुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा
राजस्थान में। जैसे कि तमिलनाडु में हम बोलते हैं कि तू मिल, मैं तुझे बहुत पकाऊंगा, तो कल्पकम को हम याद कर सकते हैं तमिलनाडु में। करेगा से करेगा नाटक, तो कर्नाटका। खाखरा से खाखरा गुजरात में बनता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और ये रावत भाटा RR है, तो राजस्थान। एंड ये जैतपुरा महाराष्ट्र। नारोरा कहाँ पर है? नारोरा है यूपी में, ठीक है। तो ये है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 38, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज फॉर। तो ये जो इंद्रधनुष है ये इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, लेकिन है किस लिए? तो ये जो इंद्रधनुष है ये हेल्थ मिशन है, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये लॉन्च कब हुआ था? 2014 में। एंड ये मेनली कौन कौन से बीमारियों से दूर करने के लिए है? टीबी, डिप्थेरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, मिसल्स, ठीक है। इंद्रधनुष मेनली किसके लिए लॉन्च किया गया? चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो अभी ये इंद्रधनुष 2.0 जो था वो कब लॉन्च हुआ? 2019 में। और इसका मोटिव क्या था? इसका एम था एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ठीक है। देन ये इंद्रधनुष फ्रेमवर्क बना कब था? इंद्रधनुष फ्रेमवर्क ये कब आया था? इंद्रधनुष फ्रेमवर्क तो 2015 में हुआ था। एंड किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था? तो PJ नायक कमेटी। इसमें 7 पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। वो 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? वो 7 पॉइंट्स हैं: बैंक बोर्ड ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, de-stressing, empowerment, framework of accountability, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। ये 7 पॉइंट्स पर ये फ्रेमवर्क बनाया गया था। और ये अनाउंस किसने किया था? तो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने। तो ये जो इंद्रधनुष प्लान है ये है पब्लिक सेक्टर ऑफ बैंक के लिए, ठीक है। रीवैपिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि सरकारी बैंक होती है, जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 39, ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड। तो कौन से रिवर पर सरदार सरोवर डैम है? तो सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है और नर्मदा रिवर पे। इसका आंसर है नर्मदा। भवानी सागर डैम ये तमिलनाडु में है, भवानी रिवर पर है। तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में है, तुंगभद्रा रिवर पर है। रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में है, रिहांद रिवर पर है। मैथो डैम झारखंड में है, भाखरा रिवर पर है। कोयना डैम महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर पर है। बिलासपुर डैम राजस्थान में है और बानस रिवर पर है। नीतूर डैम जो है वो तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर पर है। कृष्णा अर्जुन सागर डैम ये है कर्नाटका में, कावेरी रिवर पर है। इंद्र सागर डैम मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर। देन है चिरुथोनी डैम केरला में है और चिरुथोनी रिवर पर है।
ये सरदार सरोवर हमने देख लिया। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है और कृष्णा रिवर पर है। तो कृष्णा जी के साथ साथ कौन रहते थे? अर्जुन। तो इसको हम याद रख सकते हैं नागार्जुन से। हीराकुद डैम ओडिशा में है, महानदी के ऊपर है। भाखरा नंगल डैम पंजाब में है और सतलज के ऊपर है। टिहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड में है और भागीरथी के ऊपर है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर 2 जीके के PYQ सीरीज़ का कंप्लीट होता है। एंड अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है उसे कमेंट में बताना ना भूलें, ठीक है? तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।